इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी म्यूजियम को दिखाते हुए, जिसके अंदर एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ जा रहा था। दरअसल उस बूढ़े आदमी का पीछा एक बहुत ही खतरनाक आदमी कर रहा होता है, जो कि उसकी जान लेने के पीछे पड़ा था। अब वो बूढ़ा आदमी एक कोने पर जाकर गिर गया और उसके पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं होता। वो दूसरा आदमी जिसका नाम साइलस होता है, वो तुरंत ही उस बूढ़े आदमी के पास आकर पूछता है कि कीस्टोन कहाँ पर मौजूद है। साइलस ने तो उस बूढ़े आदमी को धमकी भी दे दी कि अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बूढ़े आदमी को अपनी जान की बहुत ज्यादा फिक्र होती है, इसीलिए उसने कह दिया कि तुम्हें पास ही वाले गॉथम चर्च के अंदर वो कीस्टोन मिल जाएगा। अब कीस्टोन के बारे में सारी बातें पता चलने के कारण साइलस ने उस बूढ़े आदमी को भी मार दिया और वहां किसी और को नुकसान पहुंचाए बिना वहां से चला गया। साइलस अब यहाँ पर टीचर नाम के आदमी से बात करता हुआ दिखाई दे रहा था। तब जाकर हमें पता चला कि साइलस टीचर के लिए ही काम करता था और मुझे उन लोगों से यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि कीस्टोन चर्च के अंदर मौजूद है। यानी कि ये बात कंफर्म है कि गॉथम चर्च के अंदर ही मुझे कीस्टोन मिल जाएगा। हालांकि साइलस ने टीचर को कभी नहीं देखा, लेकिन वो उसकी हर एक बात मानता था। इसीलिए अब यहाँ टीचर ने साइलस को सारी परमिशन दे दी थी कि वो किसी भी हालत में कीस्टोन को हासिल करे। लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि साइलस गॉड का बहुत ही ज्यादा प्रे करता है। उसे ये पता था कि वो गलत काम कर रहा है, इसीलिए मर्डर्स करने के बाद वो हर बार गॉड से माफी मांगने जाता और अपने आप को सजा देता। इससे साइलस को थोड़ी सी खुशी मिलती कि एटलीस्ट जो भी उसने किया है उसकी सजा उसे मिल रही है। अब हमें गॉथम चर्च में दिखाया जाता है, जहाँ पर साइलस आ चुका था कीस्टोन ढूंढने के लिए। वहाँ पर तो एक नन काम करती थी, जिसने कि साइलस को अंदर बुला लिया बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि साइलस जिसके लिए काम करता था उन ऑर्गेनाइजेशन वालों ने नन को पहले ही कह दिया होता है कि रात के समय दरवाजा खुला रखना। इसी वजह से साइलस को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और अब वो पूरी जगह को ढूंढता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ सिंबल बना था, यानी कि इसी जगह पर उसे कीस्टोन मिलेगा। थोड़ी देर तक खुदाई करने के बाद उसे एक बॉक्स तो मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर कीस्टोन मौजूद ही नहीं था। साइलस समझ गया कि उसके साथ जरूर धोखा हुआ है और वो तुरंत ही नन के पास आने लगा। नन यहाँ पर उसी आदमी को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है जिसे कि साइलस ने कुछ देर पहले मार दिया था, यानी कि वो साइलस के बारे में सारी बातें बताने के लिए रेडी थी। पर अफसोस की बात ये होती है कि साइलस ने ये सारी चीजें सुन ली हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था नन के ऊपर। उसने तो नन को भी जान से मार दिया, जिसके बाद साइलस अपनी चैम्बर में वापस आ जाता है, जो कि सोच रहा था कि मुझे आखिरकार ये सारी चीजें करने के बाद मुक्ति मिलेगी भी कि नहीं। लेकिन उसे क्या पता होता है कि आने वाला सफर उसके लिए काफी भयानक होने वाला था। अब हमें यहाँ रॉबर्ट नाम का एक अमेरिकन दिखाया जाता है, जो कि फ्रेंच भाषा में सभी को स्पीच दे रहा था। दरअसल रॉबर्ट एक रिसर्चर होता है जो कि पुराने सिंबल्स को देखकर उनके बारे में इतिहास बताया करता था, और रॉबर्ट ने तो अब तक के कई सारे सिंबल्स को डिकोड किया है, जिससे कि आज उनके बारे में पता चल सका है। अब यहाँ रॉबर्ट अपनी स्पीच देकर खत्म कर ही रहा था, तभी उसके पास फ्रेंच पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो पुलिस ऑफिसर तो रॉबर्ट को उसी म्यूजियम में लेकर जाना चाहता था जहाँ पर उस बूढ़े आदमी की मौत हुई थी। दरअसल उन सभी को केस सॉल्व करने में रॉबर्ट की मदद चाहिए, क्योंकि इसमें एंशिएंट सिंबल्स का यूज किया गया है। रॉबर्ट भी अब उस पुलिस ऑफिसर की मदद करने के लिए म्यूजियम में चला जाता है। हालांकि यहाँ पर ऑफिसर को पता चला था कि वो बूढ़े आदमी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी उस बूढ़े आदमी के अंदर जान बची हुई होती है, जिसने ये खुद ही उठकर अपनी बॉडी पर अजीब तरीके के निशान बनाए और चारों तरफ एक मैसेज छोड़ दिया, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले यहाँ पर आकर सच्चाई पता कर सके। वो ऑफिसर यही चाहता था कि रॉबर्ट इन सारे सिंबल्स को अच्छे से देखे और पता लगाए कि आखिर ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अब रॉबर्ट ने जैसे उस बूढ़े आदमी के बॉडी पर सिंबल्स देखना स्टार्ट किया तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसकी सेम टू सेम बॉडी उसी सिचुएशन में रखी गई थी जिस तरीके से द विंची की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग होती है, यानी कि इसका उस पेंटिंग से बहुत ही गहरा रिलेशन हो सकता था। साथ ही साथ रॉबर्ट जब एक अलग ही टाइप की रे चारों तरफ फेंकता है तो उन्हें एक अजीब तरीके के पेन से लिखा हुआ मैसेज मिल रहा था, जैसे कि कई बार डिकोड करना पड़ेगा तभी वो लैंग्वेज समझ में आएगी। अब थोड़ी ही देर में सोफी नाम की एक दूसरी पुलिस ऑफिसर आ जाती है, जो कि अपने सीनियर ऑफिसर को कुछ डेटा प्रोवाइड कर रही थी। साथ ही साथ सोफी ने रॉबर्ट को भी कहा कि आपके लिए एम्बेसी से एक मैसेज भेजा गया है। रॉबर्ट तुरंत ही वो फोन कॉल ले लेता है और बात करने लग जाता है, लेकिन उसमें तो सोफी की आवाज थी जो कह रही होती है कि आपकी जान को खतरा है और इस बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो अगर ये बात पता चली तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा।
रॉबर्ट एकदम शांत रहता है और अब सीधा वॉशरूम में आ जाता है जिसमें सोफी पहले से ही मौजूद थी। और अब सोफी एक सच्चाई बताती है कि वो सारे पुलिस ऑफिसर्स को आप पर शक है, यानी कि वो रॉबर्ट को यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं लाए, बल्कि वो तो इस इन्वेस्टिगेशन के बाद रॉबर्ट को अपनी हिरासत में ले लेंगे। हालांकि रॉबर्ट को इन बातों पर भरोसा नहीं होता, पर जब सोफी ने रॉबर्ट को कहा कि तुम्हारी जेब में एक ट्रैकर है जिससे कि वो तुम्हारी लोकेशन को देख सकते हैं, रॉबर्ट तुरंत ही अपनी जेब चेक करता है तो उसे सच में एक छोटा सा ट्रैकर मिल गया था, जिससे कि रॉबर्ट को अब सोफी की बात पर भरोसा हो जाता है। अब सोफी यहाँ पर रॉबर्ट को बताती है कि वो बूढ़े आदमी जो कि मरे थे वो मेरे ग्रैंडफादर होते हैं और जो कोडेड मैसेजेस देखे हैं वो उसके लास्ट लाइन को पूरी तरीके से मिटा दिया गया था। उस पर मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हारा नाम लिखा था और इस तरीके से कन्वे होता है कि वो मुझे कह रहे थे कि मैं रॉबर्ट नाम के आदमी को ढूंढूं और यही रीजन होता है कि मैं तुम्हारे पास चली आई। सोफी यहाँ पर चाहती है कि रॉबर्ट उसके ग्रैंडफादर के इन सारे कोडेड मैसेजेस को डीकोड करने में मदद करे। अब वो फ्रेंच ऑफिसर जो बाहर वेट कर रहा था वो देखता है कि रॉबर्ट के पास जो ट्रैकिंग डिवाइस है वो तभी से ही वॉशरूम में मौजूद है, लेकिन तभी अचानक वो बाहर की तरफ भागने लगता है। फ्रेंच ऑफिसर तुरंत ही रॉबर्ट को पकड़ने के लिए वॉशरूम में चला तो गया, लेकिन तब तक रॉबर्ट सोफी के साथ वहां से कहीं दूर जा चुका था। वो फ्रेंच ऑफिसर तो अब रॉबर्ट को पकड़ने के लिए अपनी पूरी टीम को लेकर बाहर की तरफ भागने लगा, लेकिन फिर हमें बाद में पता चलता है कि सोफी और रॉबर्ट तो वहां से भागे ही नहीं थे। दरअसल सोफी ने रॉबर्ट का ट्रैकर एक गाड़ी के अंदर डाल दिया होता है, जिससे कि वो फ्रेंच ऑफिसर को रॉबर्ट की लोकेशन दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी। रॉबर्ट और सोफी तुरंत ही अब उस डेड बॉडी के पास आ गए थे। चारों तरफ अच्छे से देखने के बाद रॉबर्ट को वहां पर सीक्वेंस दिखाई देते हैं जिसे कि शायद एनाग्राम कहा जाता था। दरअसल इसके अंदर नंबर्स को अच्छी तरीके से अरेंज करना पड़ता है जिससे कि एक मैसेज बनता था। रॉबर्ट तो अब इन्हीं सारी चीजों में लग गया और वो जल्द से जल्द एनाग्राम को सॉल्व भी कर लेता है। इस एनाग्राम में तो लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में लिखा था, इसीलिए वो दोनों तुरंत ही उस पेंटिंग के पास चले गए थे। उस पेंटिंग को अच्छे से गौर करने के बाद उसके अंदर एक और एनाग्राम होता है। रॉबर्ट तो उसे भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेता है और पता चलता है कि ये मडोना नाम की एक दूसरी पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं जिसे कि लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाई थी। अब वो दोनों ट्रेवल करते हुए मडोना पेंटिंग के पास पहुंच तो गए, लेकिन उसे हटाने पर उन दोनों को वहां पर छोटा सा रास्ता मिलता है जिसके अंदर वो दोनों चलते जा रहे थे और वहां उन्हें एक छोटी सी चाबी भी मिली। अब उस चाबी को लेकर वो दोनों तुरंत ही बाहर वाले रास्ते से दूसरी तरफ आ चुके थे। दरअसल ये एक चाबी के तौर पर पेंडेंट था जिसके ऊपर हेक्सो 24 लिखा होता है और वहीं दूसरी तरफ कुछ अजीब तरीके के डॉट्स बने हुए थे जो शायद किसी का मतलब बताते थे। रॉबर्ट और सोफी डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस केस के बारे में और डिटेल जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी हम असली मकसद को जान सकते हैं कि आखिरकार मेरे ग्रैंडफादर कहना क्या चाहते थे। रॉबर्ट को लगने लगा कि इसके ऊपर जो भी मैसेजेस लिखे गए हैं वो शायद किसी का एड्रेस है और होता भी कुछ ऐसा ही है। उसे सॉल्व करने के बाद वो एक बैंक का एड्रेस निकलता है, इसीलिए अब रॉबर्ट और सोफी तुरंत ही उस बहुत ही बड़े बैंक में आ गए जो कि काफी बड़े बड़े लोगों के लिए बनाया गया था। बैंक का मैनेजर अब उन दोनों के सामने आकर कहता है कि अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है तो आपके पास वो चाबी और पेंडेंट होना चाहिए जिससे कि सोफी अपने ग्रैंडफादर का अकाउंट ओपन कर सकती थी, लेकिन इससे पहले उन्हें अकाउंट नंबर पता होना चाहिए जो कि सोफी को आइडिया नहीं था। तभी सोफी उसी एनाग्राम के बारे में सोचती है जिसे कि रॉबर्ट ने सॉल्व किया था। वो उसी एनाग्राम के सीक्वेंस को अकाउंट नंबर की जगह पर डाल देती है जिससे कि अब ये सक्सेसफुल होने के कारण उन्हें अकाउंट के अंदर देखने की अनुमति दे दी गई थी। सोफी के ग्रैंडफादर का अकाउंट के दरवाजे ओपन करने के बाद उन्हें एक छोटा सा संदूक मिलता है। यह संदूक बहुत ही ज्यादा पुराना था जिसे कि उन दोनों ने अपने साथ ले लिया, पर तभी उनके सामने उस बैंक का मैनेजर आ जाता है जो कि उन दोनों को ये बताने लगा कि बाहर पुलिस आ चुकी है क्योंकि आपके ग्रैंडफादर का अकाउंट यहाँ पर सबसे ज्यादा पुराना है और सबसे प्रीमियम है, तो हमारे बैंक की ये सिक्योरिटी बनती है कि आपको अच्छी तरीके से सेफ जगह पर पहुंचाया जाए। बैंक का मैनेजर सारे इंतजाम कर देता है उन दोनों के अच्छी तरीके से जाने के लिए। वो तो सारे सिक्योरिटी चेक को भी पास करते हुए एक वैन में बैठकर दूसरी तरफ आ चुके थे, यानी कि रॉबर्ट और सोफी एकदम सेफ है और उनके पास वो संदूक भी मौजूद है जो सोफी के ग्रैंडफादर ने अपने अकाउंट में रखी थी। अब वो बैंक का मैनेजर तो रॉबर्ट और सोफी को बड़े ध्यान से बाहर की तरफ लेकर जा रहा था। अब हम सोफी के हाथ में वही लकड़ी का संदूक देखते हैं जिसे कि वो ओपन करके देख रही थी। दरअसल उसके अंदर सोफी को एक क्रिप्टिक पजल मिलता है जिसे सॉल्व करने के बाद ही वो उसके अंदर लिखी गई इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ पाएगी, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन थी कि अगर सोफी ने गलत नंबर्स टाइप किए तो उस संदूक के अंदर मौजूद विनेगर पूरी तरीके से फैल जाएगा जिससे कि अंदर जो भी लेटर मौजूद होंगे वो पूरी तरीके से जलकर खत्म हो जाएंगे।
दरअसल इस क्रिप्टिक टेक्निक का यूज बहुत पहले एंशिएंट टाइम पे किया जाता था, जिसमें कि सिर्फ राजा महाराजा यही चाहते थे कि इस इंपॉर्टेंट मैसेज को सही आदमी पढ़े। अगर कोई भी गलत अटेम्प्ट करेगा तो ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन सोफी और रॉबर्ट ये ट्राई करते इससे पहले बैंक का मैनेजर पीछे का दरवाजा ओपन करके उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। और तो वो अब ये कह रहा था कि मैं तो शुरुआत से ही तुम दोनों का ही वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे किसी भी तरीके से ये इंपॉर्टेंट मैसेज चाहिए जो कि सोफी बैंक से बाहर निकाल सकती थी। पर अब वो मैनेजर उन दोनों के ऊपर गोली चलाता है और उससे वो संदूक लेकर बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन रॉबर्ट ने बड़ी चालाकी से एक बंदूक की गोली उस दरवाजे के बीच में डाल दी थी, जिससे कि दरवाजा पूरी तरीके से बंद नहीं होता और दरवाजा बहुत ही जोर से जाकर उस बैंक के मैनेजर को लग जाता है, जिससे कि मैनेजर काफी ज्यादा चोटिल हो गया था। रॉबर्ट ने तो जल्द से जल्द बैंक के मैनेजर से वो संदूक छीन लिया और सोफी के साथ उसी वैन में बैठकर काफी दूर चला आया। लेकिन रॉबर्ट को बिल्कुल भी नहीं समझता कि सोफी को इतनी सारी चीजें आखिरकार कैसे पता है, क्योंकि सोफी ने बताया होता है कि वो बचपन से अपने ग्रैंडफादर के साथ नहीं रही है, यहाँ तक कि उसे अपने ग्रैंडफादर के नाम तक भी नहीं पता थे। लेकिन फिर भी सोफी को इतिहास की ऐसी ऐसी चीजें पता हैं जो कि कोई इतिहासकार ही पता कर सकता है। तब जाकर रॉबर्ट सोफी से शेयर करता है उन दो ग्रुप्स के बारे में जो जीसस क्राइस्ट और उनके सारे मेंबर्स के होने या ना होने के सारे संबंध में आपस में झगड़े करते थे। एक का मानना था कि जीसस क्राइस्ट होते हैं और उनके मेंबर्स भी आज मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ वो सारे अगेंस्ट थे। सोफी ने कहा कि मेरे ग्रैंडफादर मुझे इस बारे में कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन कौन सी बात सच है मुझे नहीं पता। इसीलिए अब रॉबर्ट अपने पहचान के एक बहुत ही पुराने इतिहासकार के पास लेकर चला जाता है। वो दोनों तो तुरंत ही डीन नाम के एक बहुत ही पुराने इतिहासकार के पास पहुंच गए, जिससे कि रॉबर्ट तुरंत ही उन दो ग्रुप्स के बारे में पूछने लगा जो कई सालों से चलते आ रहे हैं। डीन सबसे पहले ग्रुप यानी कि होली क्रिल के बारे में बताता है, जो कि एक बहुत ही महान लेडी हुआ करती थी। और अच्छे से समझाने के लिए डीन ने रॉबर्ट और सोफी को एक फोटो दिखाई, जिसमें कि वो उन दोनों को एक लाल बाल वाली लड़की को ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन सोफी कह रही थी कि इस फोटो में कोई भी लाल बाल वाली लड़की है ही नहीं। लेकिन डीन कह रहा था कि वो वहाँ पर मौजूद है, सिर्फ तुम्हें देखने का एंगल चेंज करना होगा। और वो एंगल चेंज करने पर सोफी और रॉबर्ट को वो लेडी दिखाई भी देती है। डीन तब जाकर कहता है कि इस लेडी का नाम मैरी था। ये उस समय की फोटो होती है जब जीसस क्राइस्ट अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, लेकिन अगले ही दिन उन्हें सजा दे दी गई और जान से मार दिया गया। यहाँ पर अब कई सारे लोगों का मानना होता है कि मैरी ही जीसस क्राइस्ट की वाइफ थी और उनके मरने के बाद मैरी उनका कार्यभार संभालने वाली थी। लेकिन जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद सभी लोग मूव ऑन करने लगे थे एक जगह से दूसरी जगह पर। उस समय मैरी प्रेग्नेंट थी और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया, जो कि अब फ्रांस आकर हमेशा के लिए रहने लगी थी। डीन तो अब जाकर उन दोनों को उस दूसरे ग्रुप के बारे में बताता है, जो कि जीसस क्राइस्ट और उसके रिलेटेड सारे लोगों को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जीसस क्राइस्ट होते ही नहीं और उनके मेंबर्स जो इस दुनिया में मौजूद हैं वो फेक दिखावा कर रहे हैं। इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि इन चीजों से जो जो रिलेटेड रखता है उन्हें खत्म कर दिया जाए। अब रॉबर्ट और सोफी ने डीन को वो लकड़ी का संदूक दे दिया था, जिसे देखने के बाद डीन काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो तो ये पूछने लगा कि आखिरकार ये कीस्टोन तुम्हें कहां से मिला। रॉबर्ट उन्हें साइड बाय साइड सारी चीजें बता रहा था। डीन अब उस पूरे स्ट्रक्चर को देखने लगता है कि आखिर वो पहली कैसे सुलझेगी। रॉबर्ट जब पूछ रहा था कि आखिर इसके अंदर हो क्या सकता है, तभी डीन कहता है कि शायद इसके अंदर एक नक्शा होगा जो कि तुम्हें एक अच्छी जगह पर लेकर जाएगा, लेकिन अगर इसे गलत कोडवर्ड से खोला गया तो ये पूरी तरीके से खत्म होने के चांसेस ज्यादा होंगे और इसे और कोई नहीं बल्कि सोफी ही ओपन कर सकती है, क्योंकि इस संदूक को सोफी के ग्रैंडफादर ने बनाया था। वो तो सोफी को याद करने के लिए कहते हैं कि उसके ग्रैंडफादर ने बचपन से उसे कोई सेम पैटर्न सिखाया होगा जो उसके दिल के काफी करीब हो सकता था, क्योंकि वही सेम पैटर्न इस पे भी अप्लाई करने से ये ओपन किया जा सकता है। सोफी अब अपने दिमाग पर काफी ज्यादा जोर डालने लगी कि आखिर ऐसा कौन सा पैटर्न है जिससे कि ये ओपन हो सके। लेकिन अब यहाँ थोड़ी ही देर के अंदर उस जगह पे साइलस आ चुका था। साइलस वही इंसान होता है जिसने कि सोफी के ग्रैंडफादर को उस म्यूजियम में मार दिया था, और अब वो उन दोनों से वही स्टोन लेने के लिए आया होता है जिसके अंदर एक इम्पोर्टेंट लेटर मौजूद था, क्योंकि साइलस भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काम करता है जो कि जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड सारी चीजें खत्म करना चाहते थे। साइलस सोफी और रॉबर्ट के ऊपर हमला करता है, इससे पहले वो इतिहासकार पीछे से पलटवार कर देता है। डीन जल्द से जल्द रॉबर्ट और सोफी को कह रहा था कि तुम पीछे वाले रास्ते से चले जाओ, क्योंकि अब सामने की तरफ काफी पुलिस ऑफिसर्स भी आ चुके थे। डीन ने अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुलाया और वो तीनों उसके अंदर बैठकर तुरंत ही वहां से कहीं दूर निकल जाते हैं। यही सबसे बेस्ट आइडिया था वहां से बचकर निकलने का।
अब हमें बिशप नाम के एक क्रूएल लीडर को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ मिलकर यही ट्राई कर रहा था कि उन्हें भी वो की स्टोन मिल जाए। वो की स्टोन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते थे क्योंकि वही एक सबूत है जिससे कि ये क्लियर हो सकता है कि जीसस क्राइस्ट सच में मौजूद थे इस पूरे पृथ्वी पर। बिशप के साथ वहाँ एक और आदमी होता है जो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड सभी लोगों को भी खत्म कर दोगे, लेकिन बिशप कहता है कि इसकी जरूरत नहीं। अगर हमने की स्टोन ढूंढ कर ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो कोई भी साबित नहीं कर पाएगा कि जीसस क्राइस्ट सच में इस जगह पर मौजूद थे। लेकिन समय आने पर जीसस क्राइस्ट की भी मेंबर्स को अपनी जान देनी पड़ेगी जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट को देना पड़ा था। यानी कि ये सारी चीजें अब फिक्स हो चुकी हैं। हमें अब रॉबर्ट दिखाया जाता है जिसके हाथ में वो की स्टोन मौजूद था। वो बार बार की स्टोन को अच्छे से चेक कर रहा होता है कोई सबूत पाने के लिए। तभी अचानक की स्टोन के सामने जो लेबल लिखा हुआ था वो उसे बाहर निकालता है तो उसके ठीक पीछे एक छोटा सा मैसेज लिखा हुआ था। उसे पढ़ने के बाद रॉबर्ट को पता चला कि इस की स्टोन को लेकर तुम्हें लंदन की एक स्पेशल चर्च में जाना पड़ेगा जहाँ पर होली ग्रेल के प्रोटेक्टर्स रहते हैं। इसी जगह पर जाने के बाद उन्हें अगला क्लू मिलेगा जिससे कि वो की स्टोन को आसानी से ओपन कर सकें। अब ये बातें सोफी और डीन से शेयर करने के बाद वो दोनों उसी रास्ते पर चले गए। उनका प्लेन तो अब एक परफेक्ट प्लेस पर लैंड कर जाता है जिससे कि वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ चलने लगे। लेकिन अब ये सारी बातें बिशप को भी पता चल चुकी थी। वो ये समझ जाता है कि कुछ लोग हैं जो कि हमारे सबूत को मिटाना चाहते हैं, इसीलिए बिशप भी अपने कई सारे लोगों को चर्च के पास भेज देता है। यहाँ रॉबर्ट, सोफी और डीन उस चर्च के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें कोई भी सबूत मिल ही नहीं रहा होता, जैसे कि वो एक गलत जगह पर आ गए हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। तभी अचानक उनके सामने फिर से साइलस आ जाता है जिसने की सोफी को पकड़ लिया था और अब उस इतिहासकार यानी कि डीन का असिस्टेंट आ गया था जो कि गन की मदद से रॉबर्ट को भी पॉइंट कर देता है। वो असिस्टेंट कह रहा था कि तुम मुझे की स्टोन दे दो नहीं तो सोफी को जान से मार दिया जाएगा। मजबूरी के कारण रॉबर्ट को वो की स्टोन देना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ रॉबर्ट बिल्कुल नहीं चाहता था कि सोफी को चोट पहुंचे, इसीलिए फटाक से मौका मिलने पर वो तुरंत ही सोफी को लेकर वहाँ से भागने लगा। वो असिस्टेंट तो अब साइलस के साथ होता है जो बोल रहा था कि सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं। तुम भी जाकर अपने आगे की प्रोसेस करो और मैं इस की स्टोन को अपने बॉस के पास देकर आता हूँ। वो असिस्टेंट तो तुरंत ही एक झील के किनारे आ गया जिसके बाद वो की स्टोन को अपने बॉस को दे रहा होता है। उस बॉस का चेहरा बिल्कुल भी दिखाया नहीं गया और अब इसके बदले असिस्टेंट को काफी सारे पैसे भी मिल रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे अगले मोमेंट में उस असिस्टेंट की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और अब हमें उसके पास वही इतिहासकार यानी कि डीन दिखाया गया जो और कुछ नहीं बल्कि एक्चुअली में टीचर होता है। यानी कि ये वही आदमी था जिसके लिए साइलस काम करता है और यही एक बहुत ही बड़ा ग्रुप चला रहा था जो कि जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड सारी चीजें खत्म करना चाहता है। अब हमें यहाँ पर साइलस दिखाया गया जिसके ऊपर पुलिस ऑफिसर्स हमला करने लगे थे। साइलस भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनके ऊपर फायर करता जाता है और ऑफिसर को जान से मारता है, लेकिन इन्हीं सारी चीजों में अचानक उसने एक ऐसी गोली चला दी जो डायरेक्टली सीधा बिशप को जाकर लग जाती है। बिशप को इस तरीके से घायल होता हुआ देखकर साइलस सहन नहीं कर पाता और उसकी मदद करने चला जाता है, लेकिन तभी बाकी पुलिस ऑफिसर्स ने साइलस को फिर से गोली मार दी और वो तुरंत ही मारा गया। दरअसल पुलिस ऑफिसर्स को पता चल चुका होता है उस ग्रुप के मेंबर्स के बारे में जो कि जीसस क्राइस्ट के मेंबर्स को खत्म कर रहे होते हैं, इसीलिए वो उन लोगों को रंगे हाथों पकड़कर सजा देना चाहती थी। अब हमें रॉबर्ट और सोफी को दिखाया जाता है जो कि डीन के साथ सही वाले चर्च में आ चुके थे। डीन यानी कि एक्चुअली में टीचर गन पॉइंट पर लेकर सोफी को कहता है कि तुम किसी भी तरीके से की स्टोन को ओपन करो। मुझे ये जानना है कि आखिरकार ये सारी चीजें क्या है और इसके अंदर जो एड्रेस दिया है वहाँ होली ग्रेल का मकबरा है भी कि नहीं। वो भी आज तक जान नहीं पाया था कि ये चीजें कितनी ज्यादा सच हैं और कितनी गलत। लेकिन यहाँ पर सोफी को सच में नहीं पता होता कि आखिर उसे कैसे ओपन किया जाए। तब जाकर रॉबर्ट कहता है कि मैं ही इसे ओपन करता हूँ, इसीलिए तुम सोफी को कुछ मत करो। उस की स्टोन को ओपन करने के लिए न्यूटन की एक थियरी को अप्लाई करना था, यानी कि उसका पासवर्ड न्यूटन की थियरी से रिलेटेड हो सकता है। रॉबर्ट ने यहाँ पर जितनी भी पढ़ाई की थी वो पूरी की पूरी लगा दे रहा था और ब्रह्मांड के अलग अलग प्लैनेट के सीक्वेंस को अरेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन अब यहाँ काफी बार सोचने के बाद रॉबर्ट ने ये कह दिया था कि इसे ओपन नहीं किया जा सकता, जिसके तुरंत ही बाद रॉबर्ट ने वहां पर गलत सीक्वेंस टाइप कर दिया और उस की स्टोन को ऊपर की तरफ उछाल दिया। टीचर उस की स्टोन को बचाने के लिए तुरंत ही पहुंचता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। की स्टोन के अंदर मौजूद जो विनेगर था वो पूरी तरीके से फैल चुका है और उसके अंदर मौजूद लेटर भी खत्म हो चुका था।
अच्छी बात तो ये होती है कि उस जगह पर अब पुलिस ऑफिसर्स भी आ चुके थे, जिन्हें की टीचर के बारे में पता चल चुका है और अब वो उसे गिरफ्तार करके लेके जा रहे होते हैं। टीचर का पर्दाफाश हो चुका था और अब सभी के सामने उसकी रियलिटी आ जाती है। टीचर को जब लेके जाया जा रहा था तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि रॉबर्ट ने तो पहले ही बार में उस कीस्टोन की लॉक को ओपन कर लिया था और उसने बड़ी चालाकी से वो लेटर भी निकाल लिया होता है। टीचर तो रॉबर्ट से अपनी आखिरी ख्वाहिश बताते हुए कहता है कि तुम उस मकबरे तक पहुंचकर सभी के सामने सच्चाई जरूर लेकर आना, क्योंकि मैं भी एक्चुअली वही चाहता था, लेकिन लोगों ने मुझे कभी समझा ही नहीं। टीचर को अब उम्र कैद की सजा के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। वहीं अब रॉबर्ट सोफी को वो छोटा सा लेटर दिखा रहा था जिसे कि उसने कीस्टोन के अंदर से निकाला था। रॉबर्ट बताता है कि उस कीस्टोन का पासवर्ड एप्पल होता है, क्योंकि यही एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि न्यूटन से रिलेटेड है। और तो और कीस्टोन के ऊपर कई सारे स्ट्रक्चर्स भी बने हुए थे जो कि एप्पल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ रॉबर्ट और सोफी उस मैप को पढ़ने लगे थे जिसके ऊपर एक नक्शा बना हुआ था। वो दोनों अब ट्रेवल करते हुए उसी नक्शे के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर होली ग्रेल का मकबरा मौजूद था। उस जगह पर आने के बाद सोफी को पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब तरीके के विजन्स आने लगे। उस विजन में वो अपने बचपन के सीन को इमेजिन करती है। सोफी को ऐसा लग रहा था कि वो इस जगह पर पहले भी आई है। अब वो दोनों जल्द से जल्द उस जगह पर जाने लगे जहां उन्हें एक सिंबल दिखाई देता है। इसी टाइप का सिंबल सोफी के ग्रैंडफादर ने मरने से पहले अपनी बॉडी पर बनाया था, यानी कि वो दोनों अब सही जगह पर आ चुके हैं। हालांकि अंदर जाने से पहले वहां का एक इंचार्ज उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट ने उसे बहुत सारे पैसे देकर उसका मुंह ही बंद कर दिया था। वो दोनों अब एक छोटे से चैम्बर के अंदर आ गए जिसके ऊपर की तरफ कई सारे स्टार्स बने हुए होते हैं। कीस्टोन से निकले हुए मैप के अंदर एक और बात लिखी हुई थी कि होली क्रेन का मकबरा ठीक सितारों के नीचे मौजूद होगा। इसीलिए वो उस सितारे के नीचे वाले फ्लोर को ओपन करने लग जाते हैं, जिससे कि एक बेसमेंट का रास्ता दिखाई देने लग जाता है। वो दोनों उसी बेसमेंट की तरफ जाने लगे, लेकिन वहाँ कोई मकबरा नहीं होता, बल्कि वहाँ पर तो एक छोटा सा फूल रखा गया होता है और चारों तरफ कई सारी एविडेंसेस मौजूद थे। ये एविडेंस होते हैं उन प्राचीन काल की जब जीसस क्राइस्ट मौजूद थे और वो अपने रिलेटिव्स और स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से शिक्षा देते थे आगे बढ़ने का। रॉबर्ट तो उन सारी चीजों को बड़े अच्छी तरीके से देखने लग जाता है। रॉबर्ट तो सोफी से पूछने लगा था कि आखिर तुमने अपने ग्रैंडफादर को बचपन में ही क्यों छोड़ दिया था। तब जाकर सोफी बताती है कि मुझे अपने मॉम एंड डैड के बारे में पता लगाना था कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, इसीलिए मैं बहुत समय पहले ग्रैंडफादर के ऑफिस में चली गई। लेकिन जब मेरे ग्रैंडफादर को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझ पर काफी गुस्सा किया और इसी चीज की वजह से मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। लेकिन जब मैं बोर्डिंग स्कूल से वापस आ रही थी तो मैंने नोटिस किया कि मेरे ग्रैंडफादर बड़ी अजीब तरीके के रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। ये रिचुअल बहुत ही ज्यादा डरावने थे, इसीलिए सोफी ने उनसे दूर रहना ही डिसीजन लिया। वो तो उसके बाद उनसे कभी मिली ही नहीं। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट सोफी को एक शॉकिंग बात बताता है कि कई साल पहले तुम्हारी पूरी फैमिली ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ था या फिर मर्डर, इस बात का कंफर्मेशन नहीं दे सकते। वो तो सोफी की एक फोटो भी दिखाता है जो कि बचपन की मौजूद थी और उस पर साफ साफ लिखा था कि सोफी और उसकी पूरी फैमिली जीसस क्राइस्ट और मैरी मैडलिन के वंशज है, यानी कि ये आखिरी जनरेशन है जिसमें कि जीसस क्राइस्ट का खून मौजूद था। सोफी और रॉबर्ट जैसे ही उस चर्च से बाहर निकलते हैं तो सभी लोग उनके पास आकर कह रहे थे कि हम सोफी की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो जीसस क्राइस्ट के ऊपर मानते थे और ये बिलीव करते हैं कि जीसस क्राइस्ट की मेंबर्स भी आज इस दुनिया में मौजूद हैं। उन सभी लोगों ने अब शपथ ले ली थी कि वो सोफी की जी जान लगाकर सुरक्षा करेंगे, क्योंकि सोफी जीसस क्राइस्ट की मेंबर्स में से एक है। रॉबर्ट तो अब सोफी को लेके जाकर बताने लगता है कि शायद तुम्हारे ग्रैंडफादर इसीलिए उस कीस्टोन के बारे में नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि वो एक्चुअली में तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहते थे। और अब यही अच्छा होगा कि जो लोग इस बात पर बिलीव करते हैं वो बिलीव करते रहें। सारी चीजें पहले जैसी होने के बाद रॉबर्ट सोफी को अलविदा कह देता है और वहां से चला जाता है अपने घर की तरफ। रॉबर्ट अब यहाँ पर अपने वॉशरूम में शेव जब कर रहा था तो उसका गाल थोड़ा सा कट जाता है, जिससे कि थोड़ा ब्लड नीचे गिरने लगा। लेकिन जब रॉबर्ट ने उस ब्लड के पैटर्न को देखा तो वो एकदम शॉक हो गया, जैसे कि कोई अनजान चीज उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। वो उसी पैटर्न को एकदम नोटिस करता है और मैप के ऊपर लोकेट करने लगता है। यहाँ पर अब रॉबर्ट को एक लोकेशन मिल गया था जिसके साथ साथ वो उस जगह पर जाने
लगा और अब वो एक बहुत ही सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। आसमान में बहुत सारे तारे चमक रहे थे, जिसके बाद उसे कीस्टोन की बात याद आई कि मकबरा उसी जगह पर मौजूद है जहां बहुत सारे तारे होंगे। यानी कि रॉबर्ट समझ गया था कि इस जगह के ठीक नीचे वो मकबरा छुपा कर रखा गया है। वहीं अब हमें जमीन के अंदर मकबरा दिखाया जाता है जो कि हॉली क्रील का था और वो कई सालों से वहां पर महफूज है। इसी के साथ हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।